हाय क्लास, आई एम केएस पटेल, बायो फैकल्टी। आज आपके साथ हम डिस्कस करेंगे बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। हम स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पहले से स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी जनरल चीज़ें के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। हम किसकी बात कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया। हम माइटोकॉन्ड्रिया या शुद्ध कणिका के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली माइटोकॉन्ड्रिया की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने पहले ही बता दिया था कि इसकी खोज जो थे कोलकर नामक साइंटिस्ट ने किया था, ठीक है, और इंसेक्ट के मसल में की थी। और मैंने ये भी बताया था बेटा कि इसको जोनस ग्रीन द्वारा इसको रंगा गया था सेल को, तब जाके इसे माइटोकॉन्ड्रिया के आसानी से देखा गया था। मैंने आप लोगों को पहले ये भी बता चुका हूँ कि इसे कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं। पावर हाउस ऑफ सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एटीपी सिंथेसिस करता है, इसलिए पावर हाउस एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका का विद्युत गृह कहते हैं। इसे एटीपी मिल या एटीपी उद्योग भी कहा जाता है, क्योंकि एटीपी की सिंथेसिस इन्हीं के F1 पार्टिकल पे होती है, ठीक है। कोशिका के अंदर कोशिका, सेल विद इन सेल भी कहा जाता है इसको। सेल विद इन सेल क्यों कहा जाता है बेटा? तो मैं बता दूं कि पहले स्पेशली ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये रिकेट्स बैक्टीरिया ग्रुप का मेंबर हुआ करता था। किसी कारणवश ये यूकैरियोट सेल में इंडोसिम्बियोटिक ऑर्गन के कारण, एसोसिएशन के कारण वहाँ पे चला गया, परमानेंट वहीं पे रुक गया है, ठीक है। कारण क्या है कि जिस एंटीबायोटिक से रिकेट्स बैक्टीरिया किल होते हैं, उसी एंटीबायोटिक से जो होता है कि सेल पे डालने पे माइटोकॉन्ड्रिया के भी किल हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ चीज़ें और हमें देखने को मिलती हैं। इसमें भी बाइंडिंग फ्यूजन की पावर होती है और उसमें भी बाइंडिंग फ्यूजन की पावर होती है। यहाँ तक कि इसकी विशेषता ये भी है बेटा कि इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सर्कुलर डीएनए होता है, जो गुआनिन साइटोसिन रिच होता है, ठीक है। ये कोशिका का सर्वाधिक व्यस्त एंड सक्रिय कोशिकांग है, मतलब मोस्ट बिजी एंड एक्टिव ऑर्गेनेल, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये रिस्पायरेटरी सेंटर है, एक तरह से रिस्पायरेटरी ऑर्गन है। यहाँ पे रेस्पिरेशन, श्वसन का जो ऑक्सीडेटिव फोटोफॉस्फोराइलेशन होता है, NADH2 जो होता है वो एटीपी में इसी में टूटता है, ठीक है। और इंडोसिम्बियोटिक ऑर्गेनेल भी कहते हैं। ये सारी चीज़ें हमने इसकी साइज भी आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। तो साइज मैंने बताया था कि एवरेज साइज इसकी होती है 0.5 माइक्रोन मीटर होती है, ठीक है, डायमीटर। और 1 to 4 जो होती है इसकी क्या होती है बेटा? तो लेंथ होती है, माइक्रोन मीटर लेंथ होती है। स्पेशली एक चीज़ और मैंने बताया था कि इसकी संरचना जो होता है तस्तरी नुमा या बेलनाकार होता है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर देखेंगे, संरचना ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारा टॉपिक क्या, हेडिंग क्या डालना हो बेटा? स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की बात हो रही है। तो ये ओवल शेप्ड होता है, किडनी शेप। सपोज दैट यहाँ पे मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ये हमारा ओवल शेप हो गया। इसे हम क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं बेटा हम आउटर मेम्ब्रेन, बाह्य झिल्ली। जो आउटर मेम्ब्रेन और इसके अंदर जो होता है बेटा ऐसे फोल्डेड होता है, ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाता है। जो इनर मेम्ब्रेन होता है वो क्या करता है बेटा? तो फोल्डेड स्ट्रक्चर बनाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम बेटा? तो इसे हम बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं।
अंतःझिल्ली बोलते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आउटर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्पेशली क्या होता है कि दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक होता है प्रोटीन, प्रोटीन, और दूसरा क्या होता है बेटा, लिपिड। तो जो प्रोटीन होता है ये लगभग 60% होता है, और जो लिपिड होता है ये लगभग 40% होता है माइटोकॉन्ड्रिया का। ध्यान से, जो नीट में क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे देखते हैं, ये क्या होता है, पारेगम होता है। ये मेम्ब्रेन जो होता है परमिएबल होता है, परमिएबल होता है। परमिएबल मतलब क्या, पारगम होता है। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पोरीन पाए जाते हैं और इस पोरीन के माध्यम से ये परमिएबल होता है। ओके, तो ये चीजें हमें यहाँ पे ध्यान से देखनी पड़ेगी। ठीक है, और एक स्मूथ होता है, कंटिन्यूअस होता है। तो आउटर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है बेटा, इसके अलावा तो स्मूथ होगा एंड कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे देखनी। अब इनर माइटोकॉन्ड्रिक मेम्ब्रेन जो होता है ये भी किससे बना होता है बेटा, तो प्रोटीन एंड लिपिड। किसका बेटा, लिपिड। लिपिड यहाँ पे 20% होता है और प्रोटीन लगभग 80%। ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है, सेलेक्टिवली परमिएबल, सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। इसके अलावा एक पॉइंट और यहाँ पे मिलता है बेटा कि ये जो होता है प्रोटॉन के लिए क्या होता है, प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए इम्परमिएबल होता है, अपारगम होता है, अपारगम। क्या होता है बेटा, अपारगम मतलब इम्परमिएबल होता है। और देखिए, तो मैंने क्या बताया बेटा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, इसके कितने मेम्ब्रेन हैं, तो 2 मेम्ब्रेन है। एक है बेटा आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, जिसे हम क्या बोलेंगे हिंदी में, बाह्य झिल्ली। और एक क्या बेटा, इनर मेम्ब्रेन, जिसे क्या बोलेंगे हम, अंतःझिल्ली। मैंने बताया कि स्पेशली ये क्या होता है, तो ये पारेगम होता है। क्या होता है बेटा, पारेगम। ठीक है, तो ये होता है परमिएबल, परमिएबल, परमिएबल मतलब पारेगम, जिससे आसानी से कोई भी चीज आ जा सके। और इसकी जो फेस होता है क्या बेटा, फेस, वो कैसा होता है, साइटोप्लाज्मिक फेस सी होता है, शेप होता है। कैसा होता है, तो सी शेप होता है। बना किसका होता है, तो प्रोटीन एंड लिपिड का। मैंने बताया यहाँ पे कि स्पेशली जो होती है यहाँ पे प्रोटीन की अमाउंट 60% और लिपिड की अमाउंट जो होती है वो कितनी होती है बेटा, तो 40%। इनर मेम्ब्रेन, अंत झिल्ली, क्या बोलेंगे बेटा, आंतरिक झिल्ली इसे बोल सकते हैं, आंतरिक झिल्ली बोलते हैं। आंतरिक झिल्ली बोलेंगे। आंतरिक झिल्ली जो होता है बेटा ये क्या होता है, तो ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब चयनात्मक मेम्ब्रेन होता है। ये चयन करता है कि किसको अंदर जाना है, किसको नहीं जाना। तो ये क्या होता है बेटा, सेलेक्टिवली मेम्ब्रेन, सेलेक्टिवली परमिएबल, परमिएबल, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होता है। लेकिन प्रोटॉन आयन के लिए ये क्या होता है, इम्परमिएबल होता है। प्रोटॉन आयन के लिए इम्परमिएबल होता है। इसकी जो फेस होती है मैट्रिक्स के तरह यम फेस शेप होता है। कैसा होता है, यम शेप होता है। तो अभी तो हम माइटोकॉन्ड्रिया का ओवल सेल स्ट्रक्चर हमने बताया आपको, ठीक है।
मैंने पहले ही बता दिया था आप लोगों को कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो कहाँ पे कितना पाया जाएगा, तो माइक्रोक्रिस्टी वो क्लोरेला नामक यूनिसेलुलर बट एल्गी हैं, जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है। कितने बेटा? तो 1 माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसी तरह अमीबा चोच इसमें लगभग 5 लाख होते हैं। कितना बेटा? 5 लाख अमीबा। और भी मैंने बताया आपको, स्पर्म के मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म कितने होंगे बेटा? तो यहाँ पे 20 होते हैं। कितने होते हैं? तो यहाँ पे 20 या 25, स्पेशली 25 होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कितने हैं? 25 हैं। उसी तरह ध्यान से देखें, एवरेज सामान्यतः एक सेल में कितना? 1000 to 1600 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ये फ्लाइट मसल में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये सेल टू सेल, कोशिका टू कोशिका वैरी करते हैं। कुछ कोशिकाओं में इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, कुछ कोशिकाओं में इसकी मात्रा कम होती है। जिसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज़्यादा होगी वहाँ पे ये ज़्यादा होंगे। इसके अलावा अगर जंतु कोशिका है, जंतु कोशिका, और दूसरा क्या है बेटा? पादप कोशिका, ये दोनों हैं। तो ध्यान देना है कि जंतु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या अधिक होगी। तो ये बेसिक नॉलेज पहले भी दे दिया था, आज भी आपको बता दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखें। अब जो इनर मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, यही क्या होता है? इनफोल्डेड स्ट्रक्चर। क्या हो जाता है बेटा? यह किसका फॉर्मेशन करता है? तो किसका? क्रिस्टी क्या है? तो यह माइटोकॉन्ड्रिया का के इनर मेम्ब्रेन का फोल्डेड, क्या बेटा? वलयाकार फोल्डेड स्ट्रक्चर है। फोल्डेड स्ट्रक्चर है बेटा, फोल्डेड स्ट्रक्चर है मतलब वलयाकार संरचना बनाता है। उसी को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी। तो अब हम इसका क्या नाम दे देंगे बेटा? तो इसको हम बोलेंगे क्रिस्टी। क्या बोलते हैं इसको? हम क्रिस्टी बोलते हैं। ओके, अब ध्यान से देखिए। अब क्रिस्टी का मुख्य कार्य क्या है? तो क्रिस्टी क्या करता है? सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इसका मुख्य कार्य यह इनर मेम्ब्रेन के सरफेस एरिया को, किसको बेटा? सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ध्यान से सुनना, मतलब इसका जो सरफेस एरिया है फोल्ड हो जाएगा, फिर तानोगे तो ये एरिया क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। तो ये क्रिस्टी सरफेस एरिया को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ इनर मेम्ब्रेन है। क्या है बेटा? तो फोल्डेड स्ट्रक्चर ऑफ इनर मेम्ब्रेन। इसके अलावा यहाँ पे कोलाइडियल फ्लूइड पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है बेटा? कोलाइडियल फ्लूइड, जिसे हम एक नाम देते हैं, उसे हम बोलते हैं क्या? मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स मतलब होता है आद्र। मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है? आद्र। अब माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है, ध्यान से सुनेंगे,
माइटोकॉन्ड्रिया की जो मैट्रिक्स होती है, यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं और आरएनए और बहुत सारे पॉलीमरेज एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये जो है ये जो संरचना है, ये क्या है बेटा, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, ठीक है। ये क्या है बेटा, तो 70S राइबोसोम है। क्या बेटा, 70S राइबोसोम, ओके। ये 70S राइबोसोम है। तो अगर बात किया जाए, ध्यान से देखो, अब इन्हों दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, ये दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जा रहा है, इसे पेरीफेरल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरीफेरल स्पेस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में प्रोटॉन यहीं पे आके जमा होने लगते हैं। अब क्रिस्टी ध्यान से देखो, तो ये आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, परमिएबल है, स्मूथ है, क्या है बेटा, स्मूथ, सॉफ्ट है, ठीक है, और कांटी, और ये किधर है, साइटोप्लाज्मिक फेस इसका सी है। अब इनर मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमेएबल है, लेकिन प्रोटॉन के लिए इम्परमेएबल अपारगम है। यही इसका फेस यम फेस होता है मैट्रिक्स के तरफ, और यही फोल्ड होके क्या बना रहा है बेटा, तो बलय करके, बलय होके बलय हो गया। अब बलय होके क्या बनाया, क्रिस्टी का निर्माण किया। क्रिस्टी क्या कर रही है, तो सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। क्या हो रही है बेटा, सरफेस एरिया को बढ़ा रही है। अब ये जो सरफेस एरिया, तो इनर मेम्ब्रेन पे फंक्शन क्या होता है, तो जो इनर मेम्ब्रेन है ना, यहाँ पे इनर मेम्ब्रेन मतलब आंतरिक झिल्ली पे ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे क्या होती है, ईटीएस चलता है। ईटीएस का मतलब क्या हो गया बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जो हम रेस्पिरेशन करते हैं उसका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस पे चलता है, इसी पे चलता है। और देखिए और कौन सा स्ट्रक्चर होता है, अब इस पे क्या होते हैं, ऐसे रैकेट लाइक स्ट्रक्चर बहुत सारे यहाँ पे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, और इनको अलग नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो बेटा इसे बोलेंगे, इसका स्ट्रक्चर बढ़ाया जाए तो कुछ ऐसा निकलता है, ध्यान से देखिए, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, जिसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्री पार्टिकल। इसे F0 पार्टिकल, सॉरी F1 पार्टिकल, और इसे F0 पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। तो अगर देखा जाए ध्यान से, तो तीसरा जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रहा है उसे हम क्या बोल रहे हैं बेटा, तो उसे F0 F1 पार्टिकल कहते हैं, ठीक है। इसका दूसरा नेम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं। और क्या कहते हैं बेटा, ऑक्सीसोम, इसे क्या बोलते हैं बेटा, तो इसको हम ऑक्सीसोम के नाम से भी जानते हैं, सॉरी ऑक्सीसोम, इसे क्या बोलते हैं बेटा, तो ऑक्सीसोम बोलते हैं। यहीं पे ऑक्सीडेटिव फास्फोलाइजेशन होता है, और NADH2 से क्या बनता है बेटा, ATP बन जाता है। NADH2 से ATP का निर्माण होता है, उसी को ऑक्सीडेटिव फोटोफास्फोलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिए, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया का F1 और F0, हेड को F1 पार्टिकल और बेस को F0 पार्टिकल, और बीच वाले पार्ट को स्टार्ट करते हैं। इसको क्या बोल रहे हैं हम, तो इसको हमने बोला ऑक्सीसोम बोला,
एलिमेंट्री ट्री पार्टिकल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल बोल सकते हैं। तो फिर से सुनिए, ये माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स अभी समझाता हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया के डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल है। आउटर मेम्ब्रेन जो सबसे पहले ये देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है माइक्रोक्रिस्टी एंड क्लोरेला में एक माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है। अमीबा चूचू में 5 लाख माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। मिडिल पार्ट ऑफ स्पर्म में लगभग 25 माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। सामान्यतः सेल में 1000 से 1600 माइटोकॉन्ड्रिया क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। अगर इनका स्ट्रक्चर देखा जाए तो दुई झिल्ली युक्त संरचना है। ठीक है, सेकेंड लार्जेस्ट ऑर्गेनेल है। इसका आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, बाह्य झिल्ली जो होता है परमिएबल होता है, स्मूथ एंड कंटिन्यूअस होता है। इसका फेज जो होता है सी शेप का होता है, साइटोप्लाज्म की तरह सी शेप का होता है। ठीक है, यह 60% प्रोटीन और 40% लिपिड से बना हुआ होता है। कितना? लिपिड से बना हुआ होता है। और ये परमेबल इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे पोरीन उपस्थित होते हैं। उसी तरह इनर मेम्ब्रेन की बात करें तो इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल होता है, मतलब चयनित पारगम होता है। यह प्रोटॉन के लिए इम्परमेबल होता है। आंतरिक झिल्ली जो फेस होता है यम शेप होता है। ठीक है, यह विलय होकर क्रिस्टी का निर्माण करता है। और क्रिस्टी जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन फोल्डिंग स्ट्रक्चर मतलब ये बना रही है। इसका मुख्य कारण है कि सरफेस एरिया को बढ़ा दिया जाए। इसी पे क्या होते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल जुड़े होते हैं, जिसके दो भाग होते हैं, हेड एंड टेल। हेड को हम F0 पार्टिकल कहते हैं और टेल को हम F0 पार्टिकल कहते हैं। इसे हम ऑक्सीसोम भी कहते हैं। F1 पार्टिकल पे कहाँ पे बेटा? तो F1 पार्टिकल पर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम उपस्थित होता है। क्या होता है बेटा? होता है। तो यहाँ पे ये एंजाइम उपस्थित होता है, जिससे एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है। इनर मेम्ब्रेन की जो कंपोजिशन है 80% प्रोटीन और 20% लिपिड का बना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें मिल गई। अब हम देखेंगे क्या? मैट्रिक्स के बारे में। क्या देखेंगे बेटा? मैट्रिक्स में क्या क्या चीजें आती हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अब बात हो रही है क्या बेटा? तो माइटोकॉन्ड्रिया आद्रिकी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है बेटा? कोलाइडियल जो होता है सबस्टेंस होता है। इसमें क्या क्या पाया जाता है? तो मैट्रिक्स में क्या पाया जाएगा बेटा? तो यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए पाया जाएगा। और ये डीएनए जो होगा गुआनिन एंड साइटोसिन रिच होगा। मतलब यहाँ पे ये डीएनए में गुआनिन साइट। दूसरा पॉइंट, डीएनए जो होगा वो क्या होगा बेटा? तो सर्कुलर, जैसे बैक्टीरिया में, क्योंकि ये रिकेट से मिलता जुलता है तो सर्कुलर डीएनए होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इसके मैट्रिक्स में क्या पाई जाती है बेटा? तो 70S राइबोसोम। कितने S राइबोसोम बेटा? तो 70S राइबोसोम पाए जाते हैं। और कुछ अमाउंट में यहाँ पे क्या पाया जाता है बेटा? तो आरएनए भी पाया जाता है। इसके अलावा नोट करके ये चीजें ध्यान दें कि आल सभी क्रेब एंजाइम प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। तो कहां पे? मैट्रिक्स। ठीक है, एक्सेप्ट अपवाद स्वरूप सक्सेनिक
सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज। बेटा डिहाइड्रोजिनेज, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज जिसे मार्कर एंजाइम कहते हैं, इस मार्कर एंजाइम जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो यह इनर मेम्ब्रेन पे होता है। यह इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। कहाँ पे? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान से सुनिए, यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज बनाने के लिए डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज तो ये डीएनए का निर्माण करेगा, ये आरएनए का निर्माण। प्रोटीन पॉलीमरेज ये सारे मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। इसी कारण इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी है। ठीक है, सर्कुलर है। ये माना जाता है कि ये बैक्टीरिया जो है रिकेट श्रेणी का बैक्टीरिया है। ये सिम्बियोसिस के थ्रू सेल में इंटर कर गया और इसी में रह गया। इसलिए जो इसका आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, तो जो भी ये इसका खुद का मेम्ब्रेन और ये आउटर, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एकदम, मान लीजिए आप बाथिंग कर रहे हैं, नहा रहे हैं, तो आपकी स्किन और एक पानी की लेयर, तो डबल लेयर हो गई। इस तरह से डबल लेयर बन जाती है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या, इसे क्या अब स्पेशली और क्या क्या बोलते हैं, तो इसका फंक्शन देख लेते हैं। कार्य क्या है? तो पहला क्या है बेटा? एटीपी फॉर्मेशन। क्या बनाता है बेटा? एटीपी का फॉर्मेशन करता है। ये और क्या है बेटा? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये क्या है बेटा? तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। मोस्ट बिजी ऑर्गन है। ठीक है, अब इसकी बायोजेनेसिस देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? बायोजेनेसिस, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये चीजें, और क्यों इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं, तो ये चीजें आप उतार लीजिए, मिटाने जा रहा हूं, फिर से आगे देखते हैं। तो मैट्रिक्स में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, गुआनिन साइटोसिन रिच डीएनए सर्कुलर, 70S राइबोसोम, आरएनए। ठीक है, और यहाँ पे सभी क्रेब एंजाइम उपस्थित होंगे। अपवाद स्वरूप सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज क्रेब एंजाइम जो होता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है। और यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, प्रोटीन पॉलीमरेज होते हैं। कार्य के रूप में एटीपी की सिंथेसिस करता है। और रेस्पिरेटर एरोबिक रिस्पायरेशन सेंटर है। ये क्या है बेटा? तो एरोबिक रिस्पायरेशन सेंटर है। अब बात करते हैं बेटा देखिए, इसे क्या बोल रहे हैं? सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल इसलिए बोलते हैं कि बेटा इसके पास इसका खुद का डीएनए है, इसके पास खुद का इसका राइबोसोम है, आरएनए है। तो यह प्रोटीन की सिंथेसिस जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोटीन की, लगभग प्रोटीन की सिंथेसिस ये खुद कर लेता है। कुछ अमाउंट में ये प्रोटीन के लिए किस पे? साइटोप्लाज्म पे डिपेंड होता है, इसलिए इसे सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल कहते हैं। बायोजेनेसिस मतलब निर्माण, माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण कैसे होता है? तो बाय बांडी फिजन। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ बांडी फिजन। क्या बेटा मैंने बोला? तो डिवीजन ऑफ बांडी फिजन। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है डिवीजन बाइनरी फिजन का होता है। तो डिवीजन बाइनरी फिजन, तो बाइनरी फिजन के द्वारा ये डिवाइड होके लगभग इसकी आयु लगभग 10 दिन तक होती है सेल में और बनता रहता
और क्या बेटा, इंडो सिम्बियोटिक बायोटिक। क्या मैंने बोला बेटा, इंडो सिम्बायोटिक ओरिजिन। तो ये भी माना जाता है कि ये पहले रिकेट्स बैक्टीरिया था और किसी कारणवश ये सेल में आ गया, वहीं पे सिम्बियोसिस से रुक गया, इसलिए इसे इंडो सिम्बियोटिक ओरिजिन कहते हैं। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से आप कोई भी क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, इसको अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर कर लेना। इसके जो मेम्ब्रेन होते हैं वो आपस में उनके कार्य एसोसिएटेड होते हैं, दोनों मिलके अपने कार्य करते हैं। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया क्या हुआ बेटा, फिनिश्ड हो गया। अब हम देखेंगे प्लास्टिड लवक के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं। किसके बारे में, लवक के। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम आपसे लवक के बारे में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।